भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल इतिहास में मौर्य साम्राज्य का एक विशेष स्थान है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश को राजनैतिक रूप से एकीकृत किया और इसके सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमा का विस्तार किया। इसके अलावा मौर्य शासन के तहत उपमहाद्वीप के हर क्षेत्र में फला फूला, चाहे वह अर्थव्यवस्था, व्यापार, वास्तुकला या फिर साहित्य ही क्यों ना हो। महान चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानियों और शक्तिशाली नंद साम्राज्य के खिलाफ उनके संघर्ष ने इतिहासकारों और विद्वानों को आकर्षित किया था। इस वीडियो में हम एक मौर्य राजा की कहानी को जानेंगे जिन्होंने भारतीय इतिहास में सबसे महान राजा के रूप में जाना जाता है। वह व्यक्ति जो अपने आदर्शों, सिद्धांतों और सद्गुणों के लिए खड़ा रहा। वह राजा जिसके प्रारंभिक जीवन में अनगिनत बाधाएं थी, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और वीर सम्राट अशोक उपमहाद्वीप के स्वामी बन गए। सम्राट अशोक महान मौर्य साम्राज्य के दूसरे राजा बिंदुसार के पुत्र थे। हालांकि साक्ष्य के अभाव के कारण हमारे पास मौर्य साम्राज्य के इस महान सम्राट के प्रारंभिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जैसे देवानामपिया जो देवताओं का प्रिय था, पियादस्सी सुखदायक रूप या अच्छा स्वरूप इत्यादि। बौद्ध ग्रंथ अशोकवदान से हमें अशोक की मां सुभद्रांगी का नाम मिलता है, जो चंपा के एक ब्राह्मण परिवार से थी। दीपवंश जैसे अन्य बौद्ध ग्रंथ हमें अशोक की रानियों के नाम भी देते हैं, जिनमें से करुवाकी, महादेवी, असंधिमिता उनकी कुछ रानियां हैं। राजा बनने से पहले उन्हें उज्जैन का वाइसरॉय नियुक्त किया गया था। उस समय उज्जैन शहर को व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यह साम्राज्य के उत्तरी आधे हिस्से को पश्चिम से जोड़ता था। बाद में उनके पिता यानी बिंदुसार ने उन्हें तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। यह घटना ही इस बात के लिए पर्याप्त है कि अशोक ने बहुत कम उम्र में ही उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व के लक्षण प्रदर्शित कर दिए थे। हालांकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में उनके व्यक्तित्व का वर्णन एक क्रूर और सत्ता के भूखे राजा के रूप में किया गया है, जिसने अपने 99 भाइयों की बेरहमी से हत्या करने के बाद साम्राज्य की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन स्रोतों की कमी के कारण हम इन दावों का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इसके अलावा अशोक के विभिन्न शिलालेखों में इस घटना का उल्लेख भी नहीं किया गया था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी के लिए संघर्ष तो हुआ। ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार ने सुसीमा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन कुलीन लोग अशोक को अपने राजा के रूप में देखना चाहते थे। राधा गुप्त जैसे मंत्रियों के समर्थन से, जो बाद में मुख्यमंत्री बने, अशोक ने इस संघर्ष को जारी रखा। बाद में 4 साल की खींचातान के बाद उन्होंने इस संघर्ष में जीत हासिल की और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार अशोक के शासनकाल की वास्तविक तिथि 273 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई। यहीं से 4 वर्षों का लंबा संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें बिंदुसार के विभिन्न पुत्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अतः अशोक के राज्याभिषेक की वास्तविक तिथि लगभग 268 या 269 ईसा पूर्व हो सकती है। अपने उत्तराधिकारी के बाद सम्राट ने अपने दादा यानी चंद्रगुप्त मौर्य के नक्शे कदम पर चलते हुए सैन्य विजय की नीति शुरू की। उनके साम्राज्य ने हिंदू कुश के पहाड़ों, जो कि आधुनिक अफगानिस्तान और बलूचिस्तान है, वहां से लेकर उत्तर पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्र तक के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। सम्राट अशोक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी विजयों, आदर्शों और सिद्धांतों को शिलालेखों के माध्यम से दर्ज करवाना शुरू किया था। उत्तर में कश्मीर का क्षेत्र उनके बैनर तले आ गया, जबकि दक्षिण में मालवा और महाराष्ट्र सहित दक्कन का क्षेत्र उनके प्रभुत्व का हिस्सा बन चुका था। पूर्वी तरफ बंगाल और बाद में कलिंग अशोक के प्रभाव में आ गया। सुदूर दक्षिण का क्षेत्र अर्थात चेर, चोल और पांड्य सुगम युग के राज्य इस राज्य के समय के दौरान स्वतंत्र रहे होंगे। अशोक का 13वां शिलालेख हमें उसके सबसे व्यापक सैन्य अभियान के बारे में बताता है, कलिंग युद्ध, जो उनके शासनकाल के 8वें या 9वें वर्ष के दौरान 261 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। प्राचीन भारत की 2 शक्तियों के बीच एक विशाल मुठभेड़ थी। हालांकि युद्ध में मौर्यों की जीत हुई, लेकिन इस युद्ध की भयावहता और नरसंहार ने उनके सम्राट का हृदय
हमेशा के लिए बदल दिया। इस युद्ध के बाद सम्राट ने बौद्ध धर्म को अपने धर्म के रूप में स्वीकार किया और धर्म के मार्ग का पालन करना शुरू कर दिया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक ऋषि ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार सम्राट अशोक को घोर पश्चाताप महसूस हुआ। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अपने करियर की शुरुआत से ही बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और कलिंग युद्ध उनके धर्म परिवर्तन का तात्कालिक कारण बना। यद्यपि ऐसे पर्याप्त स्रोत नहीं है जो यह निष्कर्ष निकालते हो कि अशोक ने कलिंग युद्ध के तुरंत बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। यह बहुत संभव है कि मौर्य राजा ने युद्ध के तुरंत बाद नहीं बल्कि धीरे धीरे नया धर्म स्वीकार किया होगा। सम्राट अशोक का परिवर्तन और उनके धर्म का नया नियम। कलिंग युद्ध के नरसंहार के बाद सम्राट ने धर्म के कानून को अपने जीवन का तरीका बनाया। उन्होंने अपने धर्म के आदर्श और गुणों को पूरे देश और दुनिया भर में फैलाने का बहुत ध्यान केंद्रित किया। उनके शिलालेख धर्म की नीतियों पर केंद्रित हैं। उनके धर्म का मुख्य उद्देश्य अपने देशवासियों में सहिष्णुता, अच्छा व्यवहार, नैतिक सदाचार आदि उत्पन्न करना था। उनके शिलालेख जो उनके धर्म की नीतियों के बारे में बताते हैं, पशु बलि पर प्रतिबंध लगाना, प्रत्येक नागरिक को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान करने और प्रत्येक धर्म और भिक्षुओं के प्रति उदार व्यवहार दिखाने पर केंद्रित है। उनका यह भी मानना था कि बड़ों और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस्य के नेतृत्व में तीसरी बार बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया। इस परिषद के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म और धर्म के प्रचार के लिए देश भर में कई मिशनरियों को भेजा। अफगानिस्तान, श्रीलंका, सीरिया, ग्रीस जैसे देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र को मौर्य सम्राट से बहुत सारे बौद्ध मिशनरी प्राप्त हुए। इन सबके अलावा अशोक अहिंसा का पूर्ण अनुयायी बन गया और उन्होंने रॉयल प्लेजर ट्रिप को धर्म यात्राओं से बदल दिया। इस दौरान जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों और कई अन्य जानवरों की सुरक्षा के आदेश भी दिए गए। धर्मशालाएं और अस्पताल लोगों की भलाई के लिए बनाए गए थे, लेकिन आधुनिक पर्यावरणविद और पशु अधिकार अधिकारी ऐसा करने में विफल रहे। अशोक के शासनकाल के दौरान देश वास्तुकला के क्षेत्र में विकसित हुआ। उन्होंने पूरे देश में बड़ी संख्या में स्तूप, विहार और स्तंभ भी बनवाए। उन्होंने वास्तुकला के विभिन्न रूपों जैसे रॉक कट, पत्थर की मूर्ति, टेराकोटा मूर्तियां और स्तूप निर्माण को संरक्षण दिया। ऐसा माना जाता है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था। बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान में उनके स्तूपों को पहाड़ी चोटियों जितना ऊंचा बताया गया है। बराबर और नगरौना पहाड़ियों पर चट्टानों को काटकर बनाई गई शानदार गुफाएं शानदार मौर्य वास्तुकला का उदाहरण माने जाते हैं। भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को अपनाया है, जबकि उसका लॉयन कैपिटल भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। सम्राट अशोक आज तक भारतीय इतिहास में एक गौरवशाली व्यक्तित्व बने हुए हैं। एक ऐसा राजा जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को एक नियम, भाषा और धर्म के तहत एकजुट किया। एक राजा जो महत्वाकांक्षी, परोपकारी और साहसी था, जिसने मौर्य साम्राज्य की निडर भावना थी। धन्यवाद दर्शकों, वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं।